क्रैक नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। डेली 8:30 पीएम पे मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा। ओके, आज जो एनालिसिस होगा टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसी का एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, 10 यूनिट 10 मॉक टेस्ट रहने वाला है आपके लिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न में जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहा है ना, उसी पैटर्न में ये क्वेश्चंस जो कि सेट किया गया है। ठीक है, अब अगर ये टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिंक गिवन है मॉक टेस्ट का। ओके, मॉक टेस्ट दीजिए और जज करिए खुद को कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, देखो ये रहा टाइम टेबल टेस्ट का। मॉक टेस्ट 1 से लेके मॉक टेस्ट 10 तक कब क्या टेस्ट होगा, ये रहा डेट। ओके, 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये टेस्ट चलने वाला है। हर रोज एक एक यूनिट से टेस्ट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग जो चैप्टर है, ठीक है, यूनिट है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन। ओके, 10 यूनिट से होने वाला है आपका 10 टेस्ट। ओके, हर रोज जुड़िए। देखो किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस टेस्ट में। तो इसलिए आपको एकेडमिक डिस्कोर्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर से, या तो डिस्क्रिप्शन पे भी ऐप लिंक गिवन है। ओके, और ये जो टेस्ट है ना, 2 पीएम से 7 पीएम तक 2 पीएम से 7 पीएम तक अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन पे। फिर आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा 8:30 पीएम में हर रोज। ओके, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। और टेस्ट का भी लिंक वीडियो में, हर एक वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आप दे सकते हो। ठीक है, और हर रोज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, चलो देखो किस तरह से आप ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा टेस्ट। पहले तो आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, फिर यहाँ पे 3 डॉट बार में जाना है। 3 डॉट बार में जब जाओगे इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा फ्री मटेरियल सेक्शन। ओके, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो इस तरह से फोल्डर दिखेगा, तो यहाँ पे टेस्ट पे जाना, टेस्ट सेक्शन में, तो जाके आपको टेस्ट दिखेगा, जो कि ये रहा हमारा इस बार का टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट दिसंबर 2024 वाला। ओके, चलो फिर देखो इस तरह से टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर रोज एक एक अवेलेबल होगा। ओके, अब देखो आज जो एनालिसिस होने वाला है मॉक टेस्ट 1 का, क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट भी किया है। चलो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या क्या क्वेश्चंस था आज देख लेते हैं। ओके, कल के लिए जरूर आप प्रिपेयर करिए खुद को। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है कल, यानी 23 दिसंबर को। ओके, चलो देखो आज के टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस था डे 1 के टेस्ट में। ओके, देखो पहला क्वेश्चन जो है, द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट अप्रोचेस दैट डू नॉट फोकस ऑन। ओके, तो ओपन लर्निंग जो अप्रोच है टीचिंग लर्निंग में, ये किस किस अप्रोचेस को फोकस नहीं करता है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट गिवन है, जो नहीं करता है ना, उसे हमें आंसर में देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोडेड गिवन है। चलो देखो स्टेटमेंट ए पे कहा है, ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन। डेफिनेटली ये तो होता ही है, क्योंकि ओपन लर्निंग सिस्टम में होता क्या है, वहाँ पे एजुकेशन या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओपन प्रोविजन रहता है। स्टूडेंट खुद के अकॉर्डिंगली उन्होंने सिलेक्ट करता है कब क्या लर्न करना होता है। ठीक है, लर्न करेगा। ओके, फिर देखो बी पे कहा है कि ये तो है, मतलब हमें नहीं जो है फोकसेस वो चूज करना है। ठीक है, बी पे देखो कहा है, फ्रीलिंग लर्नर्स फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। डेफिनेटली टाइम एंड प्लेस का भी फ्लेक्सिबल रहता है, फ्री रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं होता है ना, ये भी हो जाएगा ओपन लर्निंग का फोकस, ये भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, सी पे कहा है कि लर्निंग एंड इवेल्युएशन विदाउट ए स्पेसिफाइड करिकुलम। तो देखो किसी भी लर्निंग पे जाओ, ओके, हर एक लर्निंग पे ना एक करिकुलम तो जरूर रहेगा। ठीक है, विदाउट करिकुलम कैसे हो सकता है लर्निंग या तो इवैल्यूएशन, है ना, तो ये नहीं होगा फोकसेस ओपन लर्निंग का। मतलब ये एक आ जाएगा सी वाला। ओके, तो सी देखो दो ही ऑप्शन पे है, मतलब इन दो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो सकता है। और फोकसेस है ये, हमें कहा है कि फोकसेस नहीं है, तो ए एंड बी तो नहीं आएगा। ए एंड बी दोनों ही है 4 ऑप्शन पे, तो ये 4 ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन रहा हमारा 2 करेक्ट आंसर। क्लियर, हमें कहा है कि ओपन लर्निंग का फोकस नहीं है कौन सा डोमेन। ठीक है, तो ये भी तो है, तो सी नहीं है। और देखो ऑप्शन पे है ई, ई भी नहीं है। मेकिंग स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम एनी एजुकेशनल लोड, एनी एजुकेशनल लोड से फ्री कैसे हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट को एंगेज रखना, स्टूडेंट को खुद एंगेज रहना होता है। ठीक है, फ्री कहाँ रहता है, एजुकेशनल लोड्स तो थोड़ा होगा ही, है ना। चलो ई और सी हो जाएगा, जो कि फोकसेस नहीं है। ओके, और डी पे देखो ऑफरिंग
फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये तो होगा ही, ओपन लर्निंग का तो फंडा ही है, यही है ना। तो ये तीनों जो कि ओपन लर्निंग का फोकस एरिया है, और सी एंड ई जो कि फोकसेस नहीं रहता है ओपन लर्निंग का, ठीक है। मतलब किसी भी लर्निंग का ये नहीं होगा। ओके, चलो ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो भी हमने कहा वही सब लिखा है, ठीक है। देख लेना एक्सप्लेनेशन में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि इन सीबीसीएस क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ओके, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज आर ऑफ टू काइंड। तो यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स दो तरह का होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन देम। तो दो तरह का जो है, इनमें से नहीं है कौन सा, ये हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो सीबीसीएस में दो एनहेंसमेंट जो कोर्स है, ये ए पे है, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ये ई पे हो जाएगा। मतलब है नहीं ये सब, ठीक है, ये सब नहीं है ये सब। मतलब बी सी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। ओके, सीबीसीएस का जो कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, दो टाइप का है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेस और स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेस। बाकी सब ये नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ओके, ये जो है टीचिंग प्रोसेस का स्टेप्स गिवन है, आपको अरेंज करना है बिगिनिंग टू लास्ट। इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करते जाना है। मतलब जो कोई एक टीचर लेसन पढ़ाना चाहता है तो पहले क्या करेगा, ठीक है। पहले देखो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेगा, है ना। तो 4 आ जाएगा सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन पे है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक बार देख लो। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट मतलब क्या पढ़ाएगा, ठीक है, ये सब सेट करना। फिर देखो जो कि सेट किया, उसी के आधार पे प्रीवियस नॉलेज क्या है स्टूडेंट का, ये रिलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। ओके, फिर देखो, फिर हो जाएगा कि प्रेजेंट करना मटेरियल, है ना, मतलब पढ़ाना, ठीक है। 5 हो गया। फिर पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का आउटकम क्या आ रहा है, मतलब उन्हें जज करना, इवैल्यूएशन कर लेना, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस क्या है, इसी को कहता है, उसे जज करने का ही जो तरीका है वही है इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन करने से स्टूडेंट का वीकनेस या तो स्ट्रेंथ पॉइंट मिल जाता है ना टीचर को। जो वीकनेस पॉइंट है उसे फिर से रीटीच करना होता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो ये मॉक टेस्ट देके आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि जिस ही पैटर्न में क्वेश्चन होता है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देखो, और हो सकेगा तो आप जरूर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ये रहा एनालिसिस, जो कि हमने कहा वही सब लिखा है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। द डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दैट। डायनामिक अप्रोच मतलब क्या होता है टीचिंग लर्निंग में, आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है। टीचिंग शुड बी ओपन टू चेंज। डायनामिक मतलब क्या, यह होता है कि हर वक्त जो स्टूडेंट चाहे वो कर सकता है, चेंज कर सकता है उनका शेड्यूल, हर कुछ मतलब चेंज कर सकता है, उनके अकॉर्डिंगली कुछ कर सकता है, क्या नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक होता है, हर एक लर्निंग में कुछ सिस्टमेटिक तो होगा ही, है ना। तो ये बिल्कुल हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डायनामिक मतलब होता है स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, स्टूडेंट का एंगेज होना उस करिकुलम में, है ना। ये होता है डायनामिक अप्रोच। मतलब लर्नर सेंटर जो अप्रोच होता है वही एक्चुअली डायनामिक अप्रोच में आएगा, ठीक है। अब देखो 2 पे कहा है कि टीचिंग शुड बी मेड रिलेवेंट टू द स्टूडेंट्स नीड। स्टूडेंट्स का जो नीड होता है उसी से उनको पढ़ाना, ठीक है। ये होता है क्या, नहीं, बिल्कुल ये भी डायनामिक नहीं होगा। ओके, टीचिंग शुड एम्फसाइज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज। डेफिनेटली ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहाँ पे टीचिंग इस तरह से होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट फुल्ली लर्निंग के थ्रू एक्टिवली एंगेज हो सके, है ना, पार्टिसिपेट करे, डिस्कशन करे। ओके, ये सब होता है डायनामिक अप्रोच में। मतलब हर एक लर्नर सेंटर जो है डायनामिक अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे डायनामिक अप्रोच होता क्या है। Dynamic approach to learning implies that the students are active, are involved in what they are learning. एक्टिव होता है और उन्हें पता भी होता है कि क्या उन्होंने पढ़ रहा है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, उन्हें सब कुछ पता रहता है यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट कहा है कि दिस implies adopting a whole new approach to a lesson.
so that they are not just waiting, not just listening, but they must actively participate in different ways. ओके, हर वक्त उन्होंने क्या करता है कि स्टूडेंट्स जो है डायनामिक अप्रोच में एक्चुअली क्या स्टूडेंट हर वक्त न्यू न्यू थिंग्स को सीखता रहता है, ठीक है, और न्यू न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करते रहता है। इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट देखने को मिलता है डायनामिक अप्रोच में, ठीक है। द प्यूपिल्स मस्ट रीड राइट डिस्कस, ये सब तो करता है, रीड राइट डिस्कशन ये तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ थिंक भी करता है, ठीक है। रोल प्लेइंग सिमुलेशन ये सब हो जाएगा डायनेमिक अप्रोच का, जो कि एग्जाम्पल्स। ओके, मतलब हर एक लर्नर सेंटर, ये सब तो लर्नर सेंटर ही है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन Gagne's hierarchy of learning, which type of learning immediately precedes concept learning? इस टाइप का क्वेश्चन ना, जो कि लेवल्स है लर्निंग का, जो थ्योरीज वाला है लर्निंग में, वहाँ पे देखना जो स्टेप्स रहता है उस स्टेप से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इमीडिएटली प्रीसीड्स या तो इमीडिएटली फॉलोड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना। ओके, तो देखो प्रीसीड्स मतलब आगे कौन सा आएगा, कंसेप्ट लर्निंग के आगे कौन सा आएगा, और फॉलोड मतलब कंसेप्ट लर्निंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, ठीक है। तो कंसेप्ट लर्निंग के आगे जो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गैगनेस का हायरार्की ऑफ लर्निंग है, क्या क्या स्टेप रहता है, टोटल 8 स्टेप है। इसे एक बार अच्छे से देख लो। पहले जो होता है सिग्नल लर्निंग, फिर होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर आ जाएगा चेन लर्निंग, 4 में होता है, 4 स्टेप 4 में वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग के प्रीसीड्स क्या है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, और अगर फॉलोड किया था तो हो जाएगा रूल लर्निंग। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो एसर्शन में कहा है कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स टू बी इफेक्टिव, टीचिंग लर्निंग सिस्टम इफेक्टिव होएगा, ठीक है, मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, एडेक्वेट इम्प्लीमेंटेशंस एंड अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएटेड। अगर लेसन प्लान होता है, ठीक है, क्लियर केयरफुली, और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब हर एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ओके, फिर अप्रोप्रिएटली परफॉर्मेंस भी जज किया जा रहा है, मतलब इवैल्यूएटेड कर रहा है, ठीक है। तो यही यही है ना, इफेक्टिव टीचिंग में तो यही होता है। मतलब असर्शन क्या करेक्ट है, मतलब ट्रू है। ओके, रीजन पे कहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज ए प्रीरिक्विसाइट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। ओके, इफेक्टिवनेस होना मतलब हर एक लेवल में होना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके इफेक्टिव होगा नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो चलो बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। प्री रिक्विसाइट होता है हमेशा इफेक्टिव टीचिंग नेक्स्ट स्टेप का। ओके, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 का है अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट का एक्चुअली पर्पस क्या होता है, ठीक है, यूज करने का। तो देखो इसमें ना टीचिंग होने के बाद उनका अमाउंट कितना लर्न कर पा रहा है स्टूडेंट्स, उसे ही देखना मतलब अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है। असेसिंग द अमाउंट्स ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, टीचिंग करने के बाद कितना सीख पा रहा है स्टूडेंट्स, इसे आप अगर वेटेज देते हो तो मतलब ये अचीवमेंट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बाकी देखो अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। अचीवमेंट टेस्ट आर यूनिवर्सली यूज्ड इन द क्लासरूम मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या क्या पर्पस में किया जाता है इसे यूज अचीवमेंट टेस्ट को, टू मेजर whether a student possesses the prerequisite skills needed to succeed in any unit, or whether the students have achieved the objectives of the planned instruction। जो कि पढ़ाया जा रहा है उनका कितना एक्चुअली सीख पा रहा है स्टूडेंट, ओके, या तो जो कि रिक्वायर्ड रहता है उसे अचीव कर पा रहा है कि नहीं स्टूडेंट, ये देखना होता है, इसे मेजर करना होता है अचीवमेंट टेस्ट। ओके, इस पर्पस में जाता है। नेक्स्ट कहा है कि टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट का लर्निंग जो है उसे मॉनिटर करने के लिए किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट। टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, मतलब ये फॉर्मेटिव में ही होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव जो टेस्ट है ना वही एक्चुअली अचीवमेंट टेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहाँ पे ऑनगोइंग फीडबैक मिल जाता है बहुत स्टूडेंट को, स्टूडेंट कितना परफॉर्म कर पा रहा है, या तो टीचर को भी मिलता है कि टीचर किस तरह से पढ़ा पा रहा है, ठीक है, उनका जो इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब मॉनिटर होता है।
टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हो रहा है, ये तो ड्यूरिंग कोर्स ही ना होता है, ठीक है। टेस्ट लेके पता चलता है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट वहां पे ही होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल असेसमेंट एज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर टू। तो इंटरनल असेसमेंट जो कि करवाया जाता है, ठीक है, तो इसमें से टीचर का हेल्प क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एंकरेज द स्टूडेंट्स टू बिहेव वेल, ये तो भाई नहीं होगा टेस्ट में, ये क्या कहाँ होता है ना। गिव वेटेज टू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, बिहेवियर पे वेटेज देता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उनका लर्निंग सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, उन्हें दिया जाता है वेटेज, ओके, बिहेवियर को नहीं। नेक्स्ट देखो, नो द फॉर्मेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, डेफिनेटली जो कि फॉर्मेटिव प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स, क्या क्या कर रहा है स्टूडेंट, उनका परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब देखने के लिए इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। पूरा असेसमेंट को हम देखते हैं ब्रॉडली दो टाइप में बांट सकते हैं हम, जो कि इंटरनल असेसमेंट है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब खुद के इंस्टीट्यूशन में करता है, और आउटसाइड इंस्टीट्यूशन मतलब वो एक्सटर्नल हो गया, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव होगा मतलब, और एक्सटर्नल हो गया समेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, दो तरह का असेसमेंट हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द कोर्स जो हो रहा है, ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह जितना भी होता है ना ड्यूरिंग द कोर्स, वो सब आ जाएगा इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड कुछ एजेंसी या तो आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इवेलुएटेड होता है, ठीक है। तो मान लो कि बोर्ड एग्जाम है ना, ये सब एक्सटर्नल हो गया। सबमिटिव या तो टर्म एंड असेसमेंट भी इसे कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है ना। अच्छे से आप 10 चैनल, सायं प्रभा का 10 चैनल, फर्स्ट 10 चैनल याद कर लो अच्छे से, तो आपको 2 मार्क्स मतलब आपके जेब में आना है। तब देखो क्या क्या चैनल गिवन है। चैनल नंबर 3 जिसका नाम है प्रबोध, चैनल नंबर 4 जिसका नाम है सारस्वत, चैनल नंबर 5 जिसका नाम है प्रबंधन, चैनल नंबर 6 जिसका नाम है विदिक। तो 10 चैनल 10 ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। बता देंगे जब एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी ये सब एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। प्रबोध, यहाँ पे देखो बोध, ये जो वर्ड है ना, बोध का मतलब क्या मतलब होगा, बिहेवियर, ठीक है। बोध मतलब बिहेवियर, इससे रिलेट कर लो, ठीक है। तो बिहेवियर, ये तो कीवर्ड दिख जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सोशल, ये भी तो बिहेवियर में ही आता है। अब देखो सरस्वती, हिंदू माइथोलॉजी में है ना, सरस्वती क्या है, जो कि विद्या का देवी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एडुकेशन के साथ रिलेट हो जाएगा, मतलब ये कीवर्ड याद रख लेना, एडुकेशन। बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब तो पीछे रहेगा ही, है ना, तब आप रिलेट कर पाओगे। मतलब बी देखो एक के साथ मैच हो रहा है, तो 2 ऑप्शन पे है। और बोध जो कि प्रबोध है चैनल नंबर 3, ये 4 से मैच हो रहा है, तो 4 से मैच हो रहा है ए, ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो 3 करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखो प्रबंधन, प्रबंधन मतलब क्या, ठीक है, मैनेज कर लेना सबको, मैनेज। प्रबंधन इस वर्ड पे मैनेज को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, जो है 2 में आ जाएगा, 2 में है। और विधिक, विधि को याद कर लो, इससे विधि को जोड़ दो, ठीक है। विधि मतलब लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, इस सब टाइप का जो सब्जेक्ट है इस चैनल में देखने को मिलेगा इसका कंटेंट, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी एक बार पूरा जो कि मोस्ट आस्क्ड चैनल है सायं प्रभा का, जो कि हर बार एग्जाम में आ रहा है, उसे एक बार देख लो। देखो ये 10 चैनल आप अगर याद रख लेते हो तो 2 मार्क्स हो सकता है कि आप आपके जेब में आना ही है, ठीक है। चैनल नंबर 1 देखो, चैनल नंबर 1 का नाम है भागीश, ओके, इसे याद कर लो। लैंग्वेज और लिटरेचर, संस्कृति, ओके। चैनल नंबर 2 क्या है, संस्कृति है। संस्कृति मतलब हिस्ट्री, कल्चर, इस सब में संस्कृति दर्शाता है ना, तो यह आ जाएगा। प्रबोध, बोध से याद करना, बिहेवियर, ओके। चैनल नंबर 4 पे देखो सरस्वत, जो कि एडुकेशन, विद्या का देवी सरस्वती से याद करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैनल जो है प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन ये आ जाएगा मैनेजमेंट के साथ। और विधिक, विधिक जो है लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, ये सब स्टडीज में आ जाएगा। कौटिल्य, चैनल नंबर 7 को आप बखूबी याद कर सकते हो, ठीक है। कौटिल्य जो है कि अर्थशास्त्र के रचयिता है ना, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कॉमर्स, फाइनेंस, इस सब में आ जाएगा।
आर्यभट्ट जो कि कोर साइंटिस्ट है, तो ये फिजिकल, मैथमेटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, आर्यभट्ट 8 नंबर चैनल पे आएगा ये। स्पंदन, ठीक है, स्पंदन ये क्या है, लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, तो चैनल नंबर 9 लाइफ रिलेटेड जितना सब्जेक्ट है ये आ जाएगा। ओके, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब। दक्ष, दक्ष का मतलब है अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, ठीक है, तो ये अप्लाइड वाला जितना होगा सब्जेक्ट ये सब आ जाएगा चैनल नंबर 10 दक्ष में। ओके, इस 10 चैनल को याद करो अच्छे से, आपका देखना 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जितना भी बाकी चैनल दिया रहेगा, ये 10 में से तो एक चैनल तो रहेगा ही ना, तो आपको करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा तब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड वाला है। स्टेटमेंट 1 में कहा है कि द क्वाड्रेंट ऑफ सायम, सायम का जो क्वाड्रेंट होता है आर क्या क्या है, फर्स्ट तो है वीडियो लेक्चर्स, डेफिनेटली ये तो है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड, बिल्कुल डाउनलोडेड मटेरियल भी दिया जाता है, ये भी है। एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिफाइंग डाउट्स, डेफिनेटली ऑनलाइन डाउट सेशन भी होता है। ओके, डाउट क्लियर सेशन भी होता है ना, ऑनलाइन में होता है, अगर ऑफलाइन कहता तो नहीं होगा, ठीक है। टाइम टू टाइम असेसमेंट होता है बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, फिर उनका जो क्विज बा असाइनमेंट, ठीक है, इस तरह से सेल्फ असाइनमेंट हो जाए, सेल्फ असाइनमेंट होता है तो एक्सपर्ट के द्वारा ही ना ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा ये चारों जो है क्वाड्रेंट है मॉक कोर्सेज का, ठीक है, और मॉक कोर्स ही ना प्रोवाइड करता है स्वयं, स्वयं प्रोवाइड ये सब, तो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट। फिर देखो स्टेटमेंट 2 पे कहा है कि Swayamprabha is a group of 40 DTH channels denoted to telecast high quality educational programs on 24/7 basis। डेफिनेटली ये भी करेक्ट है क्योंकि अब 40 DTH चैनल हो चुका है, ठीक है, पहले कम था लेकिन अब तो बढ़ के 40 हो गया है, रिसेंट डेट में 40 चैनल्स है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, आई होप आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस था, 10 क्वेश्चंस हर रोज एक यूनिट, और 10 क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको टेस्ट देना है हर रोज। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पूरा प्रोसेस देख लो एक बार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किस तरह से आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, और मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आप अगर देना चाहते हो तो, ठीक है। एक बार पूरा ये शेड्यूल देख लो, कब कब क्या एग्जाम है फिर से। ओके, ये सब 10 मॉक टेस्ट, और ये डेट याद रख लो, और साथ में टॉपिक्स भी याद कर लो, ठीक है। और आज के टेस्ट में आपको कितना मार्क्स मिला जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।